friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 4 पर्यावरणीय व्यवस्थापन। दोस्तों, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सोचिए, प्रदूषण नियंत्रण महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों कहते हैं? हमको हरदम क्या कहा जाता है कि प्रदूषण जो होता है उसको नियंत्रण रखना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्यों जरूरी है। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता, पर्यावरण को किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से उसको बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कैसा कर सकते हैं, उसको रक्षा कैसे कर सकते हैं। पर्यावरण संवर्धन में संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते। मतलब पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है ये सामान्य लोगों को, आम पब्लिक को नहीं पता होती है। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है। हमको क्या चाहिए कि पर्यावरण का जो संवर्धन करना है, हमको पर्यावरण जो सुरक्षित रखना है, उसके लिए अधिक मात्रा में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए। यदि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन यह एक प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि पर्यावरण को सुरक्षित अगर हम रखते हैं और इसके जन आंदोलन हो, जन आंदोलन का मीन्स कैसा हो गया कि यहाँ पे सभी लोग मिल करके इस चीज के बारे में सोचें तो ही हम पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है, हम उसका हल निकाल सकते हैं। इसके लिए बाल्यावस्था से ही बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी, अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि बच्चे को बाल्यावस्था से मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, 8वीं 9वीं 7वीं में ही होते हैं, उसी समय पे बच्चों को पर्यावरण के बारे में जानकारी देनी चाहिए। पर्यावरण में अपनापन किस तरीके से होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होनी चाहिए, आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। तभी आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण या संवर्धन करने वाली होगी। तो ही वो पीढ़ी जो है, वो बच्चे जो है पर्यावरण का संवर्धन करेंगे, नहीं तो वो पूरी की पूरी नष्ट कर सकते हैं। अर्थात ये सब साध्य करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जन जागृति का होना आवश्यक है। इसीलिए शिक्षा के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीजें बताई जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इतिहास के पन्नों से, इसका मतलब जो पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, संवर्धन किया जाता है, ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ स्टॉकहोम यहाँ आयोजित मानवीय पर्यावरण परिषद में पहली बार पर्यावरण विषय की समस्या पर चर्चा की गई थी। मतलब यूएनए ने 1972 में ही सबसे पहली बार पर्यावरण विषय की जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर चर्चा किया था। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप की स्थापना की थी। यूनेप ने किसकी स्थापना किया? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, जिसको यूनेप के भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा कर पर्यावरण सुसूत्रीकरण समिति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पर्यावरण विभाग की स्थापना की। यूएनएफ के करने के बाद में फिर अपने भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण की समस्या का चर्चा करके और उसकी भी एक अपने भारत देश में पर्यावरण विभाग की एक स्थापना की गई। 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यों का नियोजन, प्रवर्तन और प्रबोधन करने में कार्य कर रहे हैं। मतलब 1985 से स्टार्ट किया गया और यहाँ पे जो अपना भारत देश का वन मंत्रालय पर्यावरण है उसका नियोजन किया गया और प्रवर्तन और प्रबोधन करने का भी कार्य किया गया। उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं उसके लिए सभी को जानकारी देना, ये सारे कार्यक्रम किया गया। आज विश्व के सभी विकसित, विकासशील और अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया है। मतलब जितने भी आज के तारीख में विकसित देश है, अविकसित देश है और विकासशील देश है, ये सभी लोगों ने ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी को स्वीकार किया। उस दृष्टिकोण से उनके प्रयत्न शुरू हुए। मतलब उन लोग का मेन उद्देश्य क्या था कि मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की। रणनीति मतलब उन्होंने कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए तथा उसके लिए आवश्यक सभी कानून भी बनाए गए थे। अब यहाँ पे देखो, पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जवाबदारी। हम जैसे हम टीचर हैं, हम बच्चे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जवाबदारी होती है? पर्यावरण तथा मानव, इनका संबंध
मानव के अस्तित्व के समय से ही है। जब अपना मानव जब पृथ्वी पे आया उस समय से पर्यावरण और मानव का संबंध है। पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े। मतलब जब हमारा पृथ्वी बना, पृथ्वी बनने के बहुत देर बाद, बहुत समय के बाद में यहाँ पे मनुष्य आया। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मूल्यों के आधार पर अन्य सजीवों की अपेक्षा अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया। मतलब मनुष्य बुद्धिमान था, स्मरण शक्ति था, उसको याद करने की शक्ति थी, कल्पना शक्ति, वो आगे के बारे में सोच सकता था। ये सारी चीजों से ही मनुष्य ने जितने भी सजीव थे सबसे वो अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया, अपना स्थान महान बनाया। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य ही है। अपने मूल्यों के आधार पर उसने प्रकृति का अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रकृति ने मानव को भिन्न भिन्न प्रकार की साधन संपत्ति दी है। प्रकृति ने क्या किया, मनुष्य को बहुत बहुत साधन संपत्ति दी है। प्रकृति से ही हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं तथा उस साधन संपत्ति को भरपूर उपयोग किया गया है। जो भी प्रकृति द्वारा हमको सारी चीजें मिली हैं, साधन और संपत्तियां मिली हैं, उसका मनुष्य ने बहुत ही उपयोग किया है। सुख समृद्ध जीवन जीने की लालच में वो प्रकृति से जितना ले सकता था उतना लेते ही रहा। मतलब जो सुख समृद्ध जीवन है, जो सुखी जीवन है, उसको जीने के लिए प्रकृति से वो बहुत सारी चीजें लेता रहा। इसी स्वयं की प्रगति विकास प्रक्रिया में प्राकृतिक पर्यावरण का ह्रास होने की शुरुआत हुई। मतलब जब हम कोई भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, वहां पे प्रकृति के पर्यावरण के भी नुकसान होना शुरू हो गया। सपोज जैसे मान लो पहले के लोगों को फर्नीचर की जरूरत नहीं थी, बट आज के लोगों को फर्नीचर की जरूरत है। तो फर्नीचर बनाने के लिए किसकी जरूरत लगेगी, लकड़ी की जरूरत लगेगी। तो लकड़ी कहाँ से आएगा, पेड़ पौधों की कटाई से होगी। तो ये प्राकृतिक पर्यावरण में उसका नुकसान होने लगा, ह्रास होने लगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है प्रकृति द्वारा हम बहुत ही ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लगे हैं और इसी से पर्यावरणीय समस्या में वृद्धि होने लगी और इसी से पर्यावरण के लिए समस्या उत्पन्न होती है। इससे एक बात हमें ध्यान में आती है कि अर्थात आज पर्यावरण संतुलन में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो मनुष्य को ही उसको करना पड़ेगा। पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम मनुष्य ने किया है तो उसका संरक्षण संवर्धन करने का भी काम वही कर सकता है। अगर पर्यावरण का हमने इस्तेमाल किया है, मनुष्य ने इस्तेमाल किया है, तो उसको संरक्षण और संवर्धन मतलब उसको देख रेख करना, उसको बचाना, ये मनुष्य का ही कर्तव्य बनता है। हमारे द्वारा की जाने वाली कृति पर्यावरण के लिए घातक होगी। जो भी हम लोग काम करते हैं वो पर्यावरण के लिए घातक अगर है, सामान्यतः यह बात साधारण लोगों को भी मालूम नहीं होती। जैसा हम फर्नीचर बनाते हैं, हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, हम कागज बनाते हैं, कागज के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता होता है या आम पब्लिक को ये नहीं पता होता है कि ये लकड़ी आ रही है, चलो ठीक है, कागज बन रहा है, ठीक है, फर्नीचर बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये लकड़ी कहाँ से आ रही है, पेड़ पौधों को कट कर के आ रही है। इसके लिए पर्यावरण में बहुत सारे नुकसान होते हैं। अनजाने में कुछ घटनाएं घटती रहती है। मतलब भाई जब पता ही नहीं है तो इंसान क्या करे। लेकिन हमको ये चाहिए कि आज अगर हमको पता चला है तो इसके आगे की रणनीति हम बनाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। क्या आप जानते हैं, देखो यहाँ पे पर्यावरण के लिए यहाँ पे कितने सारे कानून नियम बनाए गए हैं। पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए कानून वन संवर्धन अधिनियम 1980, मतलब 1980 में जंगल को काटने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं। वो है कि जंगल को किस तरीके से नहीं काटना चाहिए, वन को किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। इसके द्वारा वन संरक्षण हेतु वनों के लिए आरक्षित की गई जगह अन्य किसी भी कारण के लिए उपयोग में न करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब किसी भी कारण के लिए जंगल की कटाई के लिए प्रतिबंध लगाया गया। उदाहरण, केंद्र सरकार की अनुमति से खोद काम करना बंधन कारक है। अगर हम खोद काम करते हैं, मतलब खुदाई वाला काम करते हैं, तो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगा दिया है, नहीं कर सकते। इस कानून को तोड़ने वाले को अपराधी मानकर के उस व्यक्ति को 15 दिन की कैद की शिक्षा, मतलब अगर ये काम करते हुए पकड़ा गया तो 15 दिन की जेल के सजा होने की इसमें प्रावधान है। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कौन सा नियम लागू हुआ, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। अगर प्रदूषण कर रहे हो या पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति अथवा संस्था पर कार्रवाई करना। मतलब कोई भी अगर प्रदूषण करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
इस नियम के अंतर्गत आता है। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके अंतर्गत आता है। इस कानून के अनुसार किसी भी उद्योग को मापदंडों की अपेक्षा अधिक प्रदूषकों को वातावरण में निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। मतलब जितने भी उद्योजक हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, इनको भी बोला गया है कि प्रदूषक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो मतलब जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कितना धुआं निकलता है, कितना जल प्रदूषण होता है, उससे कम ही करना है, ज्यादा करने पे भी अधिकार नहीं है। इन नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक की कैद, मतलब उनको 5 साल का जेल हो जाएगा, या तो 1 लाख तक आर्थिक रूप से दंडित करने का प्रावधान है इसमें, या तो 1 लाख रुपया दंड दिया जाएगा। पर्यावरण विषय कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। मतलब पर्यावरण का जो कानून है उसको राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई, और ये स्थापना कब हुई? सन 2010। अब आइए पढ़ते हैं एक छोटे से इंसान की बड़ी बात। देखो यहाँ पे भले ये लिखा है छोटे से इंसान, लेकिन ये हकीकत में देखा जाए ये क्या है? ये हमारे देश के हीरोज। इनके बारे में पढ़ते हैं। असम राज्य के जादव मोलाई पयांग, इनका नाम दिया गया जादव मोलाई पयांग। यह एक कर्तव्य दक्ष मनुष्य है, मतलब इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 1963 में जन्मा मोलाई जादव उम्र के 16वें वर्ष से ही जंगल कामगार के रूप में काम कर रहा था। मतलब जब इनका एज, जादव मोलाई है ये, इनका एज जब 16 वर्ष था उसी समय जंगल कामगार के रूप में, मतलब जंगल के मजदूर के रूप में ये काम करते थे। गांव के पास के ही बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, असम राज्य के किनारे ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने से वहां की असंख्य सांपों की मृत्यु हो गई। वहां पे जब बाढ़ आ गई ब्रह्मपुत्र नदी में, तो उस समय वहां पे क्या हुआ? सांप, जितने भी सांप थे सबकी मृत्यु हो गई। इस पर उपाय योजना के रूप में वहां के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के केवल 20 पौधे लगाए। मतलब सांप अगर हम मरेगा, जैसे हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि सांप अगर मरता है तो पूरा का पूरा संसार भी नष्ट हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो वनीकरण विभाग थे, जो वहां के वन के विभाग थे, उन्होंने बांस का जो पेड़ होता है वो 20 पौधे लगाए। देखो बच्चों, आपने गांव वगैरह में इस तरीके के बांस के पेड़ देखे होंगे। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ रहता था। मोलाई जो ये हैं वो क्या करते थे? अन्य जंगल मजदूरों के साथ रहता था। यह योजना बंद करने के बावजूद मोलाई का कार्य अविरत शुरू रहा। मतलब ये वन विभाग वाले ने क्या किया? 20 पौधे लगा दिए, उसके बाद वो काम बंद कर दिया। लेकिन ये जो मोलाई थे वो उस समय भी अपना काम स्टार्ट किए थे। पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना, यह कार्य निरंतर रखने का परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, वहां पे क्या था? एक भी वृक्ष नहीं था। उस स्थान पर आज इस मनुष्य ने करीब 1360 एकड़ में जंगल तैयार किया। इन्होंने क्या किया? 1360 एकड़ में जंगल तैयार किया। आज आसाम के जोरहा के कोलिका मुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्षों से अधिक अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है। जो असम के जोरहा में जगह है, वहां के कोकिला मुख में ये जो जंगल है 30 वर्षों तक का इन्होंने मतलब मेहनत किया है। इस अतुलनीय कार्य के लिए उसे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इनको क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर के पूरा जंगल नष्ट करते हैं, परंतु यदि किसी मनुष्य ने अपने मन में ठान लिया तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। तो हमको भी क्या चाहिए? इनके तरह ही हम भी थोड़ा बहुत पेड़, पूरी तरीके से जंगल उगा सकते हैं तो उगाओ, नहीं हो सकता है तो पेड़ पौधे हमको भी लगाने चाहिए। उसके बाद पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता, मतलब पर्यावरण को किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से होती है, जैव विविधता किस तरीके से होती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। मतलब अगर पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका जो परिणाम होता है किस पे होता है? सजीवों पर होता है। आपके आसपास, मतलब आपके आसपास परिसर में इस प्रकार की घटनाओं को आपने देखा होगा। सही बात है, हमने देखा है। पृथ्वी पर हमारी सजीव सृष्टि के यह विविधता से भरी है। पृथ्वी पर हमारी जो सजीव सृष्टि है ये मतलब इसमें सिर्फ एक प्रजातियां नहीं है, बहुत सारी प्रजातियां हैं।
इसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां और प्राणियों का अस्तित्व है। इसमें बहुत सारे प्रकार के वनस्पतियां हैं और बहुत सारे प्रकार के प्राणियों का भी अस्तित्व पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर। आज हम देखते हैं कि अपनी पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने हुए विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मिलते। अगर जैसे तुम्हारे पिछली पीढ़ी मतलब जो दादाजी वगैरह होंगे, उन्होंने हाथी वगैरह तो देखा होगा, तो तुम भी देख रहे हो। भालू वगैरह तुम नहीं देख पा रहे हो, मोर वगैरह जो है गांव वगैरह में देख पाते हो। तो ये सारी चीजें क्यों पिछली पीढ़ी में था, आज हमारी पीढ़ी में क्यों नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जातियों के लिए विविध प्रकार और विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इन सभी कारण उस स्थान पर प्रकृति जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उसे ही जैव विविधता कहते हैं। मतलब उस समय जो भी था हमारे दादाजी के जमाने में या पिछली पीढ़ियों में अगर हम देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे जानवर वगैरह दिखते थे, बट आज के तारीख में नहीं दिखते हैं। इसे ही क्या कहा जाएगा? जैव विविधता कहा जाएगा। जैव विविधता यह 3 स्तरों पर दिखाई देती है। जैव विविधता 3 स्तर पर क्या दिखाई देती है? पहला है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। मतलब एक ही जाति का सजीव, जैसे शेर है तो शेर की ही जाति में जो विविधता पाई जाएगी वो आनुवंशिक विविधता हो जाएगी। एक उदाहरण दिया है, प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा सा भिन्न होता है। बात तो सही है, एक इंसान का चेहरा और दूसरे इंसान के चेहरे में थोड़ा सा फर्क है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों से आनुवंशिक विविधता कम हुई तो धीरे धीरे उस जाति के नष्ट होने का भी खतरा बना रहता है। मनुष्य किससे पैदा हुआ? बंदर से। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो जो बंदर थे तो बंदर के भी चेहरे में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते होते आज हम मनुष्य बन गए। तो उसी तरीके से है कि अगर पहला मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य से थोड़ा सा भिन्न है, पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों में आनुवंशिक विविधता कम होती है। अगर इनमें आनुवंशिक विविधता कम होती है तो धीरे धीरे उस जाति के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अब सेकंड देखते हैं, दूसरा देखते हैं प्रजाति की विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। यहाँ पे देखो, एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में और वनस्पतियों में विविध जातियां पाई जाती है। जैसे एक कोई देश है, अगर मान लो हम महाराष्ट्र ही लेते हैं तो महाराष्ट्र में आम है, आम में भी बहुत सारे आम हैं, हापुस आम है और लंगड़ा आम है। ये जिस तरीके से इनका प्रजातियां हैं, बहुत सारे विविध जातियां दिखाई देती है, उसे ही प्रजातियों की विविधता कहते हैं। प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव इनके विविध प्रकारों का समावेश होता है। फिर परिसंस्था की विविधता मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। प्रत्येक देश के अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। हर एक देश का जो परिसंस्था होता है, इकोसिस्टम होता है, वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। किसी प्रदेश के प्राणी और वनस्पति, उसका अधिवास और पर्यावरण में अंतर इनके संबंधों की परिसंस्था की निर्मित करती है। जो भी कोई भी देश है, चाहे वहां का प्राणी ले लो, वनस्पति ले लो, उनका अधिवास ले लो, इसमें भी काफी अंतर दिखाई देता है। परिसंस्था की निर्मित होती है। पर्यावरण में अंतर इनके संबंधों की परिसंस्था की निर्मित होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक, अगर महाराष्ट्र की परिसंस्था लिया जाए, आगरा की परिसंस्था लिया जाए या जम्मू कश्मीर की परिसंस्था लिया जाए, सबके प्राणी, वनस्पति और सूक्ष्म जीव में कुछ न कुछ अलग अलग भिन्न घटक दिखते हैं। अर्थात प्राकृतिक और मानव निर्मित इस प्रकार की भी 2 स्वतंत्र परिसंस्थाएं होती है। जो प्राकृतिक परिसंस्था होती है, इकोसिस्टम होता है, और मानव निर्मित परिसंस्था भी होती है। सभी सजीवों के कल्याणार्थ मानव की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका का होना आवश्यक है। मतलब अगर हमको चाहिए कि सभी सजीवों का कल्याण हो, सभी सजीवों की अच्छाई हो, तो हमको क्या करना चाहिए? पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। उसमें निम्न भूमिका का आवश्यक होना चाहिए। पहला है संगठक मार्गदर्शक। उसमें मार्गदर्शक होना चाहिए कि कहाँ पे कितना, क्या करने पे कितना नुकसान होता है। फिर वृक्ष मित्र, पेड़ों से दोस्ती होनी चाहिए। इनमें से कौन सी भूमिका करना आपको पसंद होगी? मेरे हिसाब से 2 के दोनों भूमिका अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो सकता है तो कम से कम एक भूमिका जो है वृक्ष मित्र वाला अपनाओ, और नहीं हो सकता है तो संगठन मार्गदर्शक करो। नहीं कुछ तो किसी दूसरे को बताओ कि हाँ भाई, पेड़ पौधे से इतना हमारे पास नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे की कटाई से हमको इतना नुकसान हो रहा है, कम से कम ये कटाई तो आप लोग मत कीजिए।
उसके लिए आप कौन से प्रयत्न करोगे उसका वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, देवराई। देवराई क्या है, ये आप लोगों ने 8वीं 9वीं में पढ़ा। देवराई एक प्रकार का जंगल है। तो यहाँ पे देखो देवराई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर के नाम पर आरक्षित और पवित्र समझे जाने वाले जंगल को देवराई कहते हैं। मतलब ये देवराई जो जंगल है ये ईश्वर के नाम पे रखा गया है और इसको पवित्र समझा जाता है। परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार के वन विभाग द्वारा न संभाल करके समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य ही हैं। मतलब ये जो देवराई है इसको इसको सरकार ने नहीं संभाला है, इसको संभाला कौन है, समाज द्वारा संभाला गया है। ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने का कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच ही प्राप्त है। मतलब इसमें जो नाम रख दिया गया देवराई, इसके वजह से क्या है, इसको संरक्षण प्राप्त है। भारत के केवल पश्चिमी घाटों में ही नहीं पूरे भारत में घन जंगलों के रूप में ये समूह दिखाई देते हैं। सिर्फ यहाँ पे पश्चिम घाट में नहीं है, ये पूरे भारत में देवराई के वन पाए जाते हैं। भारत में ऐसे 13,000 से भी अधिक देवराई वन की सूची अभिलिखित की गई है। भारत में 13,000 से भी ज्यादा जो है देवराई के वन है। महाराष्ट्र में इस प्रकार की देवराई कहाँ पर है, ऐसे स्थानों की सूची बनाई है। महाराष्ट्र में नीलेश्वरम में है, कन्नूर में है, इसी तरीके से बहुत सारी जगहों में भी महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। सूची बनाइए और चर्चा कीजिए। यहाँ पे देखो ये क्या चीज है, ये जल बचा रहा है, पानी को बचा रहा है। ये क्या, इसके किसका साइन है, कचरा डाल रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पैदा कर रहा है वनस्पतियों से। और ये साइकिलिंग, मतलब साइकिल वगैरह चला रहा है। आपकी जानकारी में पाए चिन्ह यहाँ चिपकाइए। मतलब और भी कोई चिन्ह होगा तो उसको यहाँ पे आप लोगों को चिपकाना है। नीचे कुछ सांकेतिक चिन्ह दिए गए पर्यावरण संवर्धन के संदर्भ में इन चिन्हों का अर्थ का पता लगाइए और दूसरों को बताइए। ये जो मैंने बताया यही है। ऐसे अन्य चिन्हों की सूचियां बनाइए। अब है जैव विविधता का संवर्धन कैसे करेंगे। अगर हमको जैव विविधता को कम करना है, इसको बचाना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्या करोगे, दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना। जो प्राणी हमको नहीं मिल रहे हैं या उनकी जातियां जो है कम मिल रही हैं, उसका क्या करना है, उसके सजीवों का संरक्षण करना है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करना है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब वो जो जू है या जायब घर है उसका, और अभयारण्य मतलब जंगलों का निर्माण करना। तीसरा है कुछ क्षेत्रों को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको आरक्षित जैव विभाग, मतलब उसको बाद में जंगल की कटाई जैसा उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना। एक कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना जिसमें विभिन्न विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण किया जा सके। फिर पांचवा है प्राणियों और वनस्पतियों का संवर्धन करना, प्राणियों और वनस्पतियों को बचाना। उसके बाद कानून का पालन करना। फिर सातवां है पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना। पारंपरिक ज्ञान मतलब ये सारी जो ज्ञान है उसको लिख करके रखना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसको समझ सके। अभी तक इस प्रकरण में हमें पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण संदर्भों के नियम कानून क्या है, इसका अध्ययन किया है। अभी तक हमने क्या किया कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, संवर्धन किया जा सकता है, इसके नियम और कानून क्या है, ये सब हमने पढ़ा। समाज में स्वयं प्रेरणा से अनेक लोग एकत्रित होकर भी इस प्रकार के कार्य करते हैं। जो हमारा समाज है, जो हमारा भारत है, इसमें भी बहुत लोग अपने से भी प्रेरणा होकर के, प्रेरणा पा करके इस प्रकार के कार्य करते हैं। राज्य, राष्ट्रीय, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भी अनेक बड़ी समस्याएं संस्थाएं कार्य कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की संस्थाएं कार्य कर रही है, भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बाहर देश में भी इसकी कार्य की जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, स्वयं सेवी संस्था है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय संस्था है। अपने भारत देश में कौन कौन सा संस्था है जो इस तरीके से पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, फिर सीपीआर एनवायरनमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरनमेंट सेल दिल्ली, चिपको सेंटर तेहरी गढ़वाल, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन अहमदाबाद, केरल शास्त्र साहित्य परिषद त्रिवेंद्रम, भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिस्ट साइंस सेंटर अहमदाबाद। ये सारे चीज कहाँ के हैं, अपने भारत देश के हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय संवर्धन संस्था IUCN
और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, मुख्यालय जिनीवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप, मुख्यालय है इसका मतलब मेन ऑफिस है नैरोबी, केनिया में। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, WWF जो है ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसका मेन ऑफिस कहाँ है? कैम्ब्रिज में। हरित हवामान निधि, ये कहाँ पे है? सोंगडो, दक्षिण कोरिया में। तो इसके जितने भी जगह का नाम है, स्विट्जरलैंड, जिनीवा, केनिया, न्यूयॉर्क मुख्यालय, कैम्ब्रिज, सोंगडो, ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आता है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस यह पर्यावरण विषय में कार्यरत विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ग्रीन पीस ये जो है विश्व का सबसे बड़ा संस्था है। 26 देशों के 25 लाख से भी अधिक व्यक्ति इसके सदस्य हैं। ये ग्रीन पीस में कितना है? 26 देश हैं और 25 लाख से भी ज्यादा इसके व्यक्ति सदस्य हैं। तो दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।